ठीक है बच्चों, जो भी आप लोग गूगल मीट से जुड़े हुए हैं, ये त्रिशूल सिंह सिसोदिया पता नहीं कौन है, अभी जिसने डिस्टर्ब किया था वो कौन था अभी पता नहीं है। चलिए, क्लास 10th के लिए आपका कल प्रश्न पत्र है। 20 मार्क्स के लिए स्टडी हमने कल की कक्षा में कर ली थी, 20 मार्क्स की स्टडी अभी हम करते हैं। ग्रामर में आप लोगों ने बेटा अनुच्छेद लेखन, विज्ञापन, संदेश और पत्र लेखन पर चर्चा की थी, आपके प्रश्नों का जवाब दिया था। आज हम गद्य, पद्य और कृतिका भाग 2 के पाठों पर चर्चा करते हैं। आइए सबसे पहले मान लीजिए हम आ जाते हैं पद्य में, जिसमें ये त्रिशूल सिंह सिसोदिया, आई डोंट नो बार बार कौन आ रहा है, और अभी जिसको रिमूव किया वो भी पता नहीं कौन था। तो आप बताइए, पहले जो 8 क्वेश्चन आपको आएंगे, सॉरी 8 नंबर के आएंगे, 4 क्वेश्चन गद्य से, और गद्य में आपके पास जो है ना केवल 2 चैप्टर है, 2 ही है ना बेटा। गद्य पाठ जो है आपके क्षितिज के, एक तो मानवी गणना की दिव्य चमक आ रहा है और दूसरा है लखनवी अंदाज। ठीक है, तो आप बताइए, ये मानवी गणना की दिव्य चमक और लखनवी अंदाज, ये आपने पढ़े होंगे। आप अगर ईमानदारी से किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं तो हिंदी में मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगते हैं और आपका चैप्टर बहुत अच्छी तरह से एक बार पढ़ा जा सकता है। हमारी क्लास समाप्त होने के बाद भी आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार जरूर चैप्टर को ठीक से पढ़ ले, कुछ शब्दों को अंडरलाइन कर ले, और उसका जो मुख्य भाव क्या है, कवि ने या लेखक ने उसमें क्या कहना चाहा है, उसके आधार पर टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी बनते हैं उन पर हम विचार करें। जब हम उत्तर लिखेंगे तो हमारा उत्तर बिल्कुल एज पर नॉर्म्स होना चाहिए। अगर आपको लिखा है कि 60 शब्दों में या 80 शब्दों में उत्तर देना है तो आपको उतना ही देखना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आंसर कंप्लीट होना चाहिए, साफ सुथरी हैंड राइटिंग होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं, आपका जो एक चैप्टर है मानवी गणना की दिव्य चमक, और इसी में दूसरा चैप्टर है आपका लखनवी अंदाज। ये जो लखनवी अंदाज है इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, है ना। आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं आपको समझाता हूँ। बताइए। एक प्रश्न आता है कि नवाब साहब ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों चुना होगा, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? यस बेटा, इसमें एक प्रश्न है लखनवी अंदाज में, और वो प्रश्न क्या है कि नवाब साहब ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों चुना होगा। उस चैप्टर के स्टार्टिंग में आता है ना। वो नवाब साहब नहीं, एक नवाब की तरह लगने वाले व्यक्ति थे, लेखक ने कहा है कि, और उसमें स्पष्ट लिखा भी है कि उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट शायद इसलिए चुना होगा क्योंकि सेकंड क्लास में भीड़ कम रहती है, सब लोग उसमें सफ़र नहीं कर सकते, और उनको एकांत में चिंतन का और आराम से जो है यात्रा का समय, आराम से यात्रा करने का समय उनको मिलेगा, और वो निश्चिंत रूप से अपनी यात्रा बड़े आराम से कर पाएंगे, सोचकर उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट चुना होगा। ठीक है, और इसमें खीरे को अपदार्थ वस्तु क्यों बोलते हैं? यस, इसमें नवाब साहब जो खीरा खाते हैं उसको अपदार्थ वस्तु बताया गया कि खीरा जो है बाजार में सबसे सस्ते दामों पर उपलब्ध एक सामान्य सी वस्तु है, जिसे गरीब और अमीर कोई भी खा सकते हैं और खाते ही है ना। और इसलिए उनको अपदार्थ वस्तु कहा गया है। अपदार्थ मतलब जिसका कोई विशेष मूल्य नहीं होता, जो बहुत ही सामान्य चीज होती है। ठीक है ना। ये जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है गूगल मीट से, बेटा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप इमीडिएट अपना नाम और स्कूल का नाम मैसेज में डाल दीजिए, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कोई किसी प्रकार से डिस्टर्ब ना करें, तो बाकी सब लोगों का जो है भला हो पाएगा। चलिए पूछिए अगला प्रश्न, आप क्या पूछ रहे हैं?
लखनवी अंदाज पाठ की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। हाँ, यस, वेरी नाइस। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। लखनवी अंदाज पाठ की सार्थकता स्पष्ट कीजिए, है ना। इसमें लेखक ने दो तीन चीजें बताई है ना। एक तो उन्होंने पाठ के अंत में जो नई कहानी के लेखक होते हैं ना, उन पर कटाक्ष किया है कि जिस तरह से नवाब साहब ने खीरे को बड़े नवाबी अंदाज में चाकू से काटा, उसमें नमक मिर्ची नॉन सब मिलाया और उसके बाद उन्होंने उसे सूंघा और उसके स्वाद की कल्पना की और उससे तृप्ति को अनुभव किया और उन्होंने खीरा को काट करके फिर उसको सूंघ करके स्वाद का आनंद लेकर के स्वाद भी कल्पना में लिया, उन्होंने खाया नहीं उसे। और उन्होंने फिर उसको खिड़की से, ट्रेन की खिड़की से बाहर फेंक दिया और जब लेट गए तो उनको डकार भी ली उन्होंने, है ना। तो लेखक यहाँ कमेंट्स कर रहा है कि जब ऐसा भी हो सकता है कि खीरे को उन्होंने जो आनंद लिया, स्वाद लिया, कल्पना से उसका अपने आप को तृप्त भी अनुभव किया, डकार ले ली, लेकिन क्या वास्तव में उससे उदर पूर्ति हो सकती है? हम लोग जो शान दिखाते हैं, उन्होंने शान दिखाई अपनी, है ना। कि हम लोग जो दिखावा करते हैं, जो हम शान दिखाते हैं, क्या वास्तव में उससे लक्ष्य की पूर्ति होती है? अर्थात नहीं होती है। जिस तरह से नवाबी ठाठ वाले जो है नौजवान ने खीरे का उपयोग कर लिया, लेकिन उनका पेट भरा गया उससे, उनकी उदर पूर्ति नहीं हुई। ठीक उसी तरह वो नई कहानी के लेखकों पर वो करते कि नई कहानी इनके उस समय उस दौर में जो लेखक थे, तो बिना विचार के, बिना घटना के और बिना किसी उद्देश्य के भी क्या कोई कहानी लिखी जा सकती है ना। अर्थात नहीं लिखी जा सकती है। तो प्रत्येक कहानी का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, कोई घटना होनी चाहिए, तभी उस पर कल्पना को जोड़ करके आप मीनिंगफुल कहानी कह सकते हैं। ठीक है, ये दो चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। इसकी सार्थकता इसी में है। एक तो उन्होंने जिस प्रकार से लखनवी अंदाज वाले नौजवान का उन्होंने जो चित्रण किया है, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। इनके संवाद जो है वो है बहुत बढ़िया, शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे, उनकी जो भाषा शैली है वो भी बड़ी सार्थक बन पड़ी है। और इसमें कुछ जानना चाहते हैं बेटा? सर, लेखक ने एक शब्द का प्रयोग किया है, एब्स्ट्रैक्ट, ये किस संदर्भ में किया है? यस यस यस, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि किसी भी चीज का सारांश, सारभूत तत्व, है ना, जिसको आप महसूस करें और भाव से महसूस करें, उसको एब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है ना। जैसे उन्होंने खीरे के स्वाद को, सुगंध को और तृप्ति को कल्पना में ही महसूस कर लिया भाव से, एब्स्ट्रैक्ट की तरह। वो दिखाई तो नहीं देता है कुछ भी, लेकिन अनुभव उन्होंने किया। इस संदर्भ में उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट की तरह उसका उपयोग किया है। और इसमें इसकी सार्थकता पे अगर विचार करेंगे तो एक आध लाइन और आप जोड़ सकते हैं बेटा। उसमें ये आप जोड़ सकते हैं इसमें कि जो लखनवी अंदाज दिखाने वाले जो नौजवान थे, नवाबी ठाठ वाले, उन्होंने और लेखक ने, दोनों ने ही खीरा नहीं खाया। उन्होंने लेखक को खीरा ऑफर किया था, लेकिन लेखक ने कहा किबला शोक फरमाइए। किबला मतलब आप खाइए, सम्मान सूचक शब्द है, प्लीज टेक, हम बोलते हैं ना प्लीज आप लीजिए ना, नो इशू। तो वो इस प्रकार से किबला शब्द उपयोग उन्होंने किया है। और न लेखक ने खाया और न उन्होंने खाया। लेखक ने बताया कि मेरा मैदा कमजोर है, तो उसी की बात को उन्होंने एक तरह से या तो नकल किया या दोहराया नवाब साहब ने, कि भाई ये बड़ा स्वभाव से खीरा बड़ा शकील होता है और मैदे पे असर डालता है। शकील का मतलब होता है मुश्किल से पचने वाला, मैदे पे असर डालने का मतलब पेट का जो पाचन तंत्र है उस पर प्रभाव डालता है खीरा,
ये जो दिनेश ठाकुर है ना, दोबारा नहीं आना। ये दिनेश ठाकुर, बेटा ये दिनेश ठाकुर जब भी ज्वाइन करे तो मुझे बता देना। ये इसको बड़ा प्रेजेंट करने का शौक है स्क्रीन का। चलो ठीक है, आप लोगों को ये चीज बताई। तो उसमें ये भी है कि एक पाचन तंत्र के बारे में भी बात कही है कि मैदा जो होता है, व्यक्ति का जो पाचन है वो अच्छा रहना चाहिए। अगर पाचन अच्छा नहीं है तो आप अपनी पसंद की वस्तु को भी नहीं खा पाएंगे और उसका केवल कल्पना में ही स्वाद ले पाएंगे। ये भी एक सार्थकता का पॉइंट है इसका, ठीक है ना। कि जैसे नवाब साहब खीरे की सुगंध को, उसकी खुशबू को बेचारे ने लिया, मुंह में पानी आ गया उनके, पनियाता हुआ खीरा खाया, तृप्ति का अनुभव किया, लेकिन क्या वास्तव में तृप्त हुए? वो बिल्कुल भी तृप्त नहीं हुए, क्योंकि पेट में तो गई नहीं चीज, है ना। अगर उनका मैदा, अगर उनका पाचन तंत्र अच्छा होता तो निश्चित रूप से वो खीरे को खाकर उसका स्वाद लेते, है ना। तो ये भी एक कहीं ना कहीं संकेत है कि अगर आपका पाचन तंत्र, आपका पेट, आपका लीवर सब कुछ बढ़िया काम करते हैं तो आप किसी भी चीज का एक्चुअल में आनंद ले सकते हैं। अदरवाइज जिनको कई चीजों से खाने से परहेज करना पड़ता है, वो लोग केवल कल्पना में ही आनंद ले सकते हैं, एक्चुअल में आनंद नहीं ले सकते। ये भी एक लेखक ने संकेत किया है ईश्वर बेटा। चलिए, और ये तो आपका लखनवी अंदाज हो गया। इसमें कोई पूछना है? आप फादर कामिल बुल्के वाला जो चैप्टर है उसमें कुछ पूछना चाहते हैं तो बताओ। और आपका ये जो बादल वाला जो चैप्टर है ना, निराला जी का उत्साह, इसमें कुछ पूछना है तो पूछो। कन्यादान में कुछ पूछना है पूछो। यस सर, ये जो क्वेश्चन है कि बिना विचार घटना और पात्रों की भी क्या कहानी लिखी जा सकती है, तो सर इसका उत्तर नहीं होगा ना कि नहीं लिखी जा सकती। बिल्कुल नहीं। देखो, कहानी लिखने के लिए विचार तो होना चाहिए ना, चिंतन होना चाहिए, उसका उद्देश्य होना चाहिए, तभी तो कहानी में आप लिखेंगे। आप कहानी के लिखने का उद्देश्य क्या होता है भाई? उसके पात्र होते, कहानी के माध्यम से हम शिक्षा देना चाहते हैं ना। तो जिस कहानी से शिक्षा ही नहीं हो जिसमें, तो वो नीरस रहेगी। केवल मनोरंजन के लिए तो कहानी नहीं लिखी जाती है, ठीक है। चलिए, शुभम। सर हाँ, सर लेकिन स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है, तो इसका अर्थ क्या होगा? फिर से बोलो। हाँ बोलो। कोई भी कहानी को स्वतंत्र रचना के रूप में कोई भी रचना को पढ़ा जा सकता है, सिर्फ वो लेखक की इच्छा मात्र के अनुसार। ये प्रश्न कहाँ लिखा है इसमें? सर मैं खुद से पूछ रही हूँ, मेरा डाउट है, मैंने तो कोई अच्छा नहीं अच्छा बोला। अच्छा, हाँ बिल्कुल। देखो, लेखक ने अगर कोई भी इस प्रकार की रचना की है तो आप उस लेखक की स्वतंत्र रचना के रूप में उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि वह अपने उद्देश्य में पूर्ण है या नहीं। और ये जो कहानी है इसको भी स्वतंत्र रचना के रूप में पढ़ा जा सकता है। इसमें जो लेखक की भाषा शैली है, लेखक ने जो नवाबी अंदाज वाले व्यक्ति का जो चित्रण किया है, वो एक्चुअल में काबिले तारीफ है। चलिए, और इसमें जो लेखक बोलते हैं कि नवाब साहब ने गुलाबी आंखों से उनकी तरफ देखा, तो सर इसमें गुलाबी आंखों का क्या अर्थ है? है ना। ये कौन से वहां पे है, किस चित्रण के बाद आता है? देखो आप, नवाबी साहब है ना, लखनवी अंदाज, ये कौन से पेज पर है बताओ मुझे। गुलाबी आंखों से उन्होंने देखा, तो मैं उस प्रसंग के अनुसार बढ़िया से बता दूंगा। है ना, नवाब साहब ने लास्ट में है, खीरे की सब फाकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो ये कह रहे हो ये है खानदानी रईसों का तरीका, है ना। तो गुलाबी आंखों से देखने का मतलब ये है कि वो गर्व से भरी हुई आंखें, एक स्वाभिमान से भरी हुई आंखें, है ना। मतलब वो ये जताना चाहते हैं कि हम अमीर लोग किसी चीज को खाए या ना खाएं, लेकिन इस तरह से भी हम अपना शौक पूरा कर सकते हैं। बताइए।
हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। गुड आफ्टरनून सर। सर जो ये चैप्टर लखनवी अंदाज, इसमें ये बिना विचार घटना के है, तो हम इसमें लेखक के साथ सहमत है या असहमत है? सहमत होना चाहिए, सहमत है, बिल्कुल सहमत है। हाँ, कि बिना विचार घटना की कहानी नहीं लिखी जा सकती और हम लेखक से सहमत है पूर्णतः। हाँ लिखी भी जाएगी अगर वो, तो उस लिखने का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, उसकी सार्थकता क्या होगी। अगर मान लीजिए बिना विचार घटना के कोई अगर आपने कहानी लिखी है तो उस कहानी की सार्थकता नहीं होगी, नीरसता होगी, उसका उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। तो ऐसी उद्देश्यहीन रचना का क्या मतलब है बताइए। ओके सर, थैंक यू सर। बताइए और कौन पूछना चाहेगा बेटा। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर दरअसल मुझे एक डाउट है मानवीय करना की दिव्य चमक से। सर इसमें जो लास्ट पेज था उसमें एक लाइन दी गई थी, मतलब फादर बुल्के की मृत्यु के बाद, लेकिन उस क्षण रोने वाली की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। सर यहाँ पर नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है, सर इसका अर्थ क्या हुआ यहाँ पर? हाँ ये कौन से पेज पे बेटा। सर पेज नंबर 88। पेज नंबर 88 है ना। सर आप सारे चैप्टर के थीम और स्टोरी बता देंगे सर एक बार। हाँ 1 बाय 1 करेंगे, बता देंगे एक बार। और अभी मैं चाह रहा हूँ कि आपके कोई डाउट है तो पूछ लो, और डाउट है तो आप मुझे मेरे नंबर पे बेटा व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं एक घंटे की क्लास और इवनिंग में ले लूँगा ताकि आपको सारे डाउट उसमें जितने भी हो हम क्लियर कर दें अच्छी तरह से। ठीक है, ये पेज नंबर 88 पे कहाँ लिखा है, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ एक सेकंड। सर लास्ट वाला पैराग्राफ में हाँ इस तरह हमारे बीच से वो चला गया, जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता था। सर एक क्लास सर एक्सप्लेनेशन की रखो ना सर, जिसमें सर आप सारी चैप्टर के थीम और स्टोरी एक्सप्लेन कर दो। हाँ बेटा कर रहे हैं, बिल्कुल Yes, sir. बिल्कुल कर रहे हैं। ठीक है ना। अब ये इस लड़की का जो था ये मुझे बताने तो दो ना। यहाँ लेखक लिख रहा है कि मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी, है ना। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। इसका मतलब ये है कि इतने ज्यादा लोग उनकी मृत्यु पर शोक मनाने वाले थे, रोने वाले थे, कि आप उनकी जिन आँखों को में जो झुकी हुई थी, जिनमें आंसू थे, जो आंखें नम थी, जिनकी आंखें गीली थी, उनको गिनना स्याही फैलाने की तरह है कि आप स्याही कहाँ तक फैलाओगे, और जब स्याही फैला दोगे तो अलग अलग करके आप गिन नहीं पाओगे। ठीक उसी तरह से फादर कामिल बुल्के की मृत्यु पर हजारों लाखों करोड़ों या अनगिनत लोग थे जिन्होंने वास्तव में उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी और उनके जाने पर जो है शोक संतप्त हो गए, दुखी हो गए, है ना। ऐसा मतलब कभी फादर कामिल बुल्के ने भी नहीं सोचा होगा कि उनकी मौत गैंग्रीन से हुई थी ना जहरबाद। हाँ जी हाँ जी। चलिए और सर मैं एक सवाल पूछूं? बिल्कुल पूछिए बेटा। कहाँ से हो आप? सतीश सिंह क्या नाम है आपका? हाँ, सत्यम सिंह। हाँ हाँ बोलो। सर मैं बोला था संदेश लेखन मान लीजिए आ गया, हम्म। उसमें जो डेट लिखनी है, मान लीजिए शिक्षक दिवस पे हमें लिखना है, तो हाँ। हम 5 सितंबर डालेंगे कि 5 सितंबर को लिख रहे हैं, या जिस दिन लिख रहे हैं उसी दिन का डेट डालेंगे? नहीं ऐसा है, आप शिक्षक दिवस पे जब जनरली आप शिक्षक दिवस पर कोई संदेश लिखेंगे तो उसके पहले लिखेंगे या उसी दिन लिखेंगे, उसके बाद की डेट थोड़ी डालेंगे। ये एक नॉर्मल ये तो अंडरस्टूड है कि शिक्षक दिवस पर जब कोई संदेश लिखा जाता है तो वो या तो शिक्षक दिवस के एक दिन पहले लिखा जाएगा या ठीक शिक्षक दिवस के दिन ही 4 या 5 सितंबर ही डालना उचित होगा। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए। फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक तो कहा है। हाँ हाँ, फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा गया है ना। वो ऐसा इसलिए कहा गया है
क्योंकि फादर कामिल बुल्के के मन में मानव मात्र के प्रति करुणा का भाव था। वो सभी का भला चाहते थे। यहाँ तक कि जो भी लोग उनसे मिलते थे, जिनके यहाँ जाते थे, जो भी उनके सानिध्य में रहते थे, वो प्रत्येक की भलाई के बारे में सोचते थे। वो पहले व्यक्ति थे जो यूरोप से ये भारत में आए और भारत के ही होकर रह गए, है ना। और उन्होंने यहाँ जो काम किया, उनके काम से, उनके कर्तव्य से, उनके व्यक्तित्व से हमें यही पता चलता है कि उनके जैसा दयालु व्यक्ति जो मनुष्य में मनुष्यता को देखता है, तो किसी प्रकार का धर्म या संप्रदाय को नहीं देखता, तो वो व्यक्ति यूरोपियन होकर भी, क्रिश्चियन होकर भी सच्चे अर्थों में भारतीय थे और सबका भला चाहते थे। इसलिए उनको मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा गया। सर जैसे संदेश लेखन में हमें डेट और टाइम लिखना होता है, तो सर उसमें पहले दिनांक और उसके आगे डेट, फिर समय और उसके आगे समय, इस तरह से लिखना है कि डायरेक्ट सीधा दिनांक जैसे 25 मई 2022 और समय लिख के शुरू कर सकते हैं? हाँ, हेडिंग तो डालना पड़ेगा ना। आपका संदेश किस टॉपिक पर आप लिख रहे हो? नो सर जैसे दिनांक एक तो हम डायरेक्ट लिख दें 25 मई 2022 और एक 25 मई 2022 लिखने से पहले दिनांक लिखें, तो कैसे? हाँ, दोनों एक ही बात है। दिनांक शब्द अगर आपके पास समय है तो लिख दीजिए। आप डायरेक्ट दिनांक भी लिख सकते हैं, समय लिख सकते हैं, ठीक है। वो तो दिनांक मतलब दिनांक होता ही, लेकिन जनरली लोग लिखते हैं तो आप भी लिख दो, उसमें ज़्यादा समय थोड़ी लगता है, ठीक है ना। बताइए और। चलो मैं कुछ। हाँ सर, हमें पत्र लेखन में क ख ग लिखना है या कोई भी नाम लिखना है? हाँ, ये तो यार रात को बताया था, कल तुम उस में शायद नहीं थे, फिर एक बार बता दूंगा। लेकिन पत्र लेखन में आप परीक्षा भवन, परीक्षा केंद्र, क ख ग ऐसे लिख सकते हैं। और आप जिस स्कूल में हैं वो स्कूल सीबीएसई के जिस जोन में आ रहा है, उस जोन के बाहर का शहर का भी नाम लिख दोगे तो चलेगा। लेकिन कहना ये रहता है कि आपकी व्यक्तिगत पहचान किसी भी प्रकार के लेखन से उजागर नहीं होनी चाहिए। वैसे इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं बेटा इस पर। इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। फिर भी आप परीक्षा भवन, परीक्षा केंद्र, क ख ग, या आप किसी शहर का नाम लिख दीजिए जो शहर आपके उस जोन में आता ही नहीं हो। ओके सर। ठीक है ना। और बताइए। पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लेखक ने ये क्यों कहा है कि यह सवाल किस ईश्वर से पूछूं? हाँ, कौन सा सवाल, प्रश्न है, कहाँ लिखा है बेटा? पेज नंबर बताओ। एक लाइन है, मैं एक मिनट बताता हूँ। हाँ, आप मुझे जो भी पूछ रहे हो मुझे इमीडिएट वो लाइन बता दो, मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। सर ये चैप्टर के स्टार्टिंग में सेकंड लाइन है। यस सर। है ना। पहला जो स्टार्टिंग में तो ये लिखा है कि फादर को जहरबाज से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो, यह सवाल किस ईश्वर से पूछे, है ना। इसका मतलब लेखक ये कहना चाह रहा है कि जो फादर कामिल बुल्के थे, उनके मन में, उनकी रगों में, उनके ब्लड में, उनके खून में और उनके विचारों में, है ना, दूसरों के लिए हमेशा ही पॉजिटिव चीज़ें थी। दूसरों के लिए उनके विचार में अपनापन था, आत्मीयता थी। ये इसका मतलब है मिठास का। और इसके अलावा कुछ नहीं था। दूसरे किसी से भी उनके मन में द्वेष, घृणा, तिरस्कार, अपमान, ये तो दूर दूर तक उनके विचार में और व्यक्तित्व में नहीं थे। ऐसा व्यक्ति फोड़े की वजह से, जहरबाद की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो, यानी जिसने जीवन भर किसी को कष्ट नहीं दिया, केवल प्रेम किया हो, केवल अपना समझा हो दूसरों को, अगर उसकी मृत्यु ऐसे कष्ट भरी हो तो ऐसा क्यों उनके साथ हुआ? आप ये कौन से ईश्वर से पूछे कि क्यों तुमने इसके साथ, हे भगवान, ऐसा किया,
है ना। ये लेखक बता यहाँ अपना ये भाव प्रकट करना चाहता है, क्योंकि सर। कई लोग जो बहुत अच्छे होते हैं उनकी जो मृत्यु होती है वो बड़ी आसानी से होने वाली नहीं होती, बड़ी दुख भरी होती, बड़े कष्ट भोग कर कई लोगों की मृत्यु होती है। तो लगता है कि भगवान ने इसको इतनी तकलीफ क्यों दी, ये तो अपनी जिंदगी भर दूसरों के लिए जिया, जीवन भर इसने दूसरों के लिए अच्छा किया। चलो। हाँ हाँ बेटा। फादर को देवदार की छाया क्यों कहा गया है? हाँ, देवदार की छाया इसलिए कहा जाए क्योंकि जिस प्रकार से देवदारू का जो वृक्ष होता है बहुत ऊंचा होता है और उसकी छाया में वो कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है, तो उसी प्रकार से जो भी फादर के पास रहते थे उन्हें वो स्नेह और प्रेम और अपनापन का अनुभव होता था जो किसी राहगीर को देवदारू के पेड़ की छाया के बीच अनुभव होता है। इसलिए उनकी तुलना इस प्रकार से की गई है। सर। हाँ सर, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के आधार पर बताइए कि अपनी नाक ऊंची करने के लिए हमारी शाही तंत्र किस प्रकार से कार्य कर सकता है? हाँ, जॉर्ज पंचम की नाक जो है इसमें ये बताया गया है कि अपनी नाक ऊंची करने का मतलब क्या होता है, अपने आप को अधिकारियों की नज़र में, शासन की नज़र में श्रेष्ठ साबित करने के लिए व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार होता है ना। वह भ्रष्टाचार भी करने को तैयार होता है, वह अनैतिक कार्य भी करने के लिए तैयार हो जाता है और किसी भी तरह से वो अपना मान सम्मान, अपना नाम ऊंचा करने के लिए दूसरों के साथ अन्याय भी कर सकता है, यहाँ तक कि उसे अपनी संस्कृति का और अपने परंपरा का भी ध्यान नहीं रहता। ये हमें जॉर्ज पंचम की नाक चैप्टर से पता चलता है। सर, कन्यादान कविता में बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कहा गया है? हाँ, कन्यादान कविता में बेटी को अंतिम पूंजी इसलिए कहा गया है क्योंकि बेटी ही होती है जो अंत में दुनिया में कोई भी आपके बेटे, भाई, बंध जिसको आप अपना समझते हैं, उन सब से जब आपको निराशा हाथ लगे, जब कोई आपका साथ न दे, ऐसे समय पे बेटियां होती है जो पिता को, माता को अपना समझकर सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार होती है। इसीलिए वो उनकी अंतिम पूंजी होती है जिसको वो विदा कर देते हैं, है ना। विदा करने के बाद उनका जो कहते हैं ना कि धन जो होता है वो एक अलग जो धन होता है, पैसा होता है, उसका उतना महत्व नहीं होता, लेकिन जो बेटी का स्नेह होता है, जो बेटियां होती है, उनकी आत्मीयता की तुलना किसी धन से नहीं की जा सकती। जब धन भी साथ छोड़ देता है लेकिन बेटियां साथ नहीं छोड़ती, शायद यही समझ करके उनको अंतिम पूंजी कहा गया। चलिए, और कोई प्रश्न बेटा आपको पूछना है? सर, अशुद्धि का कितना नंबर कटता है? हाँ, अशुद्धि आपको करना ही नहीं है। अशुद्धि आपकी होती कहाँ पे? अगर आपको ये मालूम है कि आपके टीचर्स जब कॉपी चेक करते समय कहीं गोला लगाते हैं किसी अक्षर पे, तो आप देखोगे उसका सही प्रयोग क्या है। जैसे अशुद्धि में ऐसे कोई नियम नहीं है, लेकिन आपने पूरा बहुत अच्छे से आंसर लिखा है तो चाहे तो अशुद्धि को इग्नोर करके 5 में से 5 मार्क्स दिया जा सकता है, लेकिन अगर कोई काटता ही है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1/4 काट लेगा एक अशुद्धि पर। 2-4 अशुद्धि है तो भी आधा नंबर काट लेगा। ऐसा कोई रूल नहीं है कि उनको 4, 5 या 10 अशुद्धि है तो नंबर काट ले, ऐसे तो सारे नंबर कट जाएंगे, है ना। फिर भी आप ये सोच के चलो कि 1/4 या आधा मार्क्स अगर आपकी 2-4 अशुद्धियाँ हैं तो टीचर काट सकता है। इसलिए आप जो अशुद्धियाँ करते हैं ना, की और की मात्रा में
वो अशुद्धियां ना करे बेटा। हे और हे में जो सर गलती उनमें तो करते नहीं होती गड़बड़, उनमें तो सारा सही रहता है। वो कभी कभी जैसे कुछ शब्द आ जाते हैं जैसे डिफिकल्ट वाले, उनमें हो जाती है। हाँ, तो उसका एक ही तरीका है कि वो डिफिकल्ट शब्द जब हमें अंडरलाइन, हम जब भी चैप्टर को पढ़ें तो डिफिकल्ट को अंडरलाइन करके उसको 2-4 बार या कम से कम 2 बार अपने हाथों से लिख कर देख लें, फिर गलती नहीं होगी। हमारी रिटर्न प्रैक्टिस एक्चुअल में नहीं होती है और सेल्फ स्टडी कम होती है, इसलिए अशुद्धियाँ होती है। चलो, और आपको और ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, और कोई चैप्टर, ये माता का आंचल से कुछ पूछना है आपको? साना साना हाथ जोड़ी से कुछ पूछना है? सर माता का आंचल से पूछना है। बताइए। ग्रामीण बच्चों का बचपन शहरी बच्चों से अधिक प्रफुल्लित और आनंद देने वाला होता है, क्यों? पाठ माता का आंचल के आधार पर लिखिए। यस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि ग्रामीण बच्चों का जीवन शहर के जीवन से ज़्यादा प्रफुल्लित होता है। ये बात बिल्कुल सही है ना? क्योंकि गांव के बच्चे जो होते हैं उनका खेलना, उनका प्रसन्न होना प्रकृति के सानिध्य में होता है। वो महंगे खिलौने उनके पास नहीं होते, वो मिट्टी से खेलते हैं, वो घर और आसपास की जो वस्तुएं हैं, पेड़ पौधे पत्ते जो होते हैं, इनसे खेलते हैं और इनसे खेल कर खूब खुश होते हैं। मतलब उन्हें किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए उनके जो खिलौने हैं और खेल के साधन हैं, उनको प्राप्त करने के लिए ना तो उन्हें पैसा खर्च करना पड़ता है, ना उन्हें पेरेंट्स से जीत करके कोई चीज़ उनको खरीदवाना होती है। उनके जो खेलने के साधन अति सुलभ होते हैं और उन साधनों में बड़ा ही एक नेचुरल, एक प्राकृतिक स्वभाव और उनका जो स्वभाव और उनका जो प्रकृति से जुड़ा हुआ वो महसूस करते हैं और वो मन से बड़े खुश होते हैं। क्योंकि उसमें कुछ चीज़ अगर नुकसान भी हो जाए तो उनका कोई आर्थिक नुकसान नहीं होता, उनको कोई डांटता नहीं है। शहरी जीवन में इस तरह के प्रकृति से जुड़े हुए खेल नहीं के बराबर उपलब्ध है। शहर के बच्चे जो है हर चीज़ को, हर खिलौने को खरीदते हैं और खिलौना टूट गया तो फिर दूसरा खरीदना पड़ता है। जब तक नहीं आता तब तक वो बच्चा दुखी रहता है और अभिभावक भी, पेरेंट्स भी नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन ग्रामीण बच्चे जो है उनका तो खेल क्या है, धूल है, मिट्टी है, पत्ते हैं, पेड़ हैं। हाँ, वापस नहीं, प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है ना? उनको कोई कमी नहीं है, इसलिए उनको कोई अभाव महसूस नहीं होता, ना दुख होता है, ना उनको किसी से मांगना पड़ता है। ठीक है ना? ये चीज़ें जो है गांव की है वो प्रकृति से जुड़ी होती है और बच्चे बड़े खुश रहते हैं। सर एक क्वेश्चन है। हाँ, धनाभाव के कारण मनुष्य के नैतिक मूल्यों का अवमूल्यन हुआ है, जो भ्रष्टाचार का महत्वपूर्ण कारण है। जॉर्ज पंचम की नाक के पाठ के आधार पर इस कथन की चर्चा की है। हाँ, धनाभाव देखो क्या होता है, व्यक्ति भ्रष्टाचार तभी करता है, उसके मन में रिश्वत लेना या भ्रष्ट आचरण करने का भाव तब होता है जब वो किसी प्रकार के अभाव से गुजर रहा हो। जब जिस पद पर व्यक्ति काम कर रहा है उस पद का वेतन अगर बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उसके काम का महत्व इतना है कि उसको काम करने के बदले अनैतिक काम करने, नियम विरुद्ध काम करने के बदले अगर उससे ज़्यादा मात्रा में, अच्छी मात्रा में धन प्राप्त होता है और वह उसके अधिकार क्षेत्र में होता है इस तरह का नियम विपरीत कार्य करना, तो वो धन प्राप्त करने के लिए, अपने धन के अभाव की पूर्ति के लिए वो भ्रष्ट आचरण की ओर प्रवृत्त हो जाता है। ठीक है, और यही कारण है कि हमारे यहाँ जो भ्रष्टाचार है उसका यही कारण है। मैं एक एग्जाम्पल दे के आपको समझाऊं बेटा, कि आपने देखा होगा, हालांकि ये बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन ज़्यादातर आपने देखा होगा, बहुत सारे क्लर्क, बहुत सारे पटवारी, बहुत सारे छोटे पद पे काम करने वाले लोग, प्रमाण पत्र बनाने वाले लोग, उनकी सैलरी बहुत कम होती है। 10,000, 20,000, 25,000, 40,000 रुपया होती है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन वो जो काम करते हैं वो इतना इम्पोर्टेंट होता है कि अगर वो उसको थोड़ा सा भी गलत कर दे तो उनकी सैलरी के बराबर पैसा तो कोई भी दे देता है उनको। पटवारी जो है वो ज़मीन का जरा सा हिस्सा और नाप ज़्यादा कम कर दे
तो लाखों रुपए की जमीन का हेर फेर हो जाता है जरा से में बेटा। 1-2 फुट जमीन भी उसने 2-4 फुट भी किसी को ज्यादा नाप दी और उसका नक्शा बना दिया, तो वो नियम विरुद्ध तरीके से कर देता है। अन्य उसका कानून तो नहीं कहता, लेकिन बना देता है और बाद में वो चल पड़ता है, तो उसके बदले उसे रिश्वत के रूप में अच्छी खासी रकम मिल जाती है। जो लोग प्रमाण पत्र बनाने वाले होते हैं, नक्शे जारी करने वाले होते हैं, कोई और काम करने वाले होते हैं, उनको एक प्रमाण पत्र बनाने के, एक कागज जारी करने के बदले अगर उनको 200, 400, 500 रुपये भी कोई दे दे, लोगों को चक्कर न लगाना पड़े इसलिए लोग दे देते हैं। ऐसे 10-20 पेपर उसने 50 पेपर रोज बना दिए या 20 भी बना दिए, तो उसकी जितनी सैलरी नहीं है रोज की, उससे ज़्यादा उसको करप्शन का पैसा मिल जाता है। और वो भी ये सोचता है कि जिस तरह से मेरे अधिकारी लोग बड़े सुखी और संपन्न हैं, मैं भी वैसा ही हो जाऊं, है ना। तो इस धन के अभाव की पूर्ति करने में जो है व्यक्ति भ्रष्ट आचरण की और अनैतिक आचरण की ओर प्रवृत्त हो जाता है, जो उसे नहीं करना चाहिए। फिर भी चूंकि उसके अधिकार क्षेत्र में होता है, इसलिए वो नियम विरुद्ध करके और पैसा कमाता है। मान लो एक गवर्नमेंट स्कूल का टीचर है और उसकी सैलरी केवल 10,000 रुपया महीना है, और उसमें दूसरे टीचर है उनकी सैलरी 1 लाख रुपया महीना है, तो वो क्या करेगा? वो अपने ही स्कूल के बच्चों को जो है स्कूल में ठीक से नहीं पढ़ाएगा और ट्यूशन पे पढ़ाएगा, और ट्यूशन पे उसको अच्छे पैसे मिल जाएंगे। तो वो उसका जो आचरण के विरुद्ध, नियम विरुद्ध कार्य है वो करने के लिए तत्पर होगा। कई लोग ऐसा करते हैं। सर हाँ सर, जैसे संदेश हुआ और विज्ञापन हुआ, इन सब में लिखा है कि 40 शब्दों में, लगभग 40 शब्दों में आपको लिखना है। तो सर 40 शब्दों में पूरा लिखना पड़ेगा कि मतलब आप कम भी लिख सकते हो उससे? नहीं, 40 शब्दों में लिखना है तो कम से कम 40 या 35 शब्द भी चल जाते हैं, लेकिन कोई गिनता तो नहीं है शब्द वहाँ पे। लेकिन फिर भी आप ऐसा ना हो कि उसको 20 शब्दों में ही पूरा कर दें या 80 शब्दों तक ले जाएं। भाई आप उसको 35 से 50 शब्दों के बीच में पूरा कर दीजिए, 60 शब्दों तक ले जाइए, लेकिन इतना कम भी ना करें कि वो 25-30 शब्द में ही कंप्लीट हो जाए। सर जो स्टार्टिंग में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे सर, उनके लिए हम एक जो पूरी शीट होती है उस पे 2 आंसर्स लिख सकते हैं, मतलब आधे पेज के बिल्कुल काफी हो बिल्कुल जाएंगे 2 बिल्कुल, मार्क्स के आंसर। आप कहीं भी कितने भी आंसर लिख सकते हैं जितने उसमें आ जाएं। आखिरी में केवल 1-2 लाइन बची है तो छोड़ दीजिए, और हर पेज पे नीचे वो होता है ना, PTO प्लीज टर्न ओवर, या क्र बिंदु प बिंदु उ, कृपया पृष्ठ उल्टे या पन्ना उल्टे, ऐसा करके आप लिख दीजिए, डैश लगा दीजिए, ताकि आगे के पेज पे सामने वाला देखिए उसको। सर विज्ञापन में कलर करना है। हाँ बोलो। सर विज्ञापन को और अच्छा दिखाने के लिए कलर यूज कर सकते हैं, क्योंकि सर CBSE ने तो ब्लू पेन का यूज नहीं करने को बोला है। हाँ, कलर यूज नहीं करना है, अच्छा दिखाना है। देखो, आपका कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है बेटा, आपकी विषय वस्तु, आपने शब्द क्या लिखे हैं, वो कंटेंट अगर आपका अच्छा है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसलिए कलर पेन यूज करने की जरूरत नहीं है, केवल ब्लू पेन यूज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक कर सकते हैं। सर कलर पेंसिल यूज कर सकते हैं। सर अगर पेन यूज ना करके हम खाली पेंसिल से बना दे तो वो चल जाएगा? नहीं, पेन तो यूज करना पड़ेगा ना, विज्ञापन में शब्द तो लिखना पड़ेगा ना। पेंसिल से अगर किसी ने मिटा दिया तो कलर पेंसिल से डिजाइन बना सकते हैं ना उसको और आकर्षक दिखाने के लिए। हाँ, हल्की फुल्की बना दो, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलिए, मुझे लगता है बेटा अभी हम लोगों का 1 आवर होने वाला है। सर ड्रॉ तो पेंसिल से बना सकते हैं ना? हाँ, बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना उसमें, और बहुत देर तक वही सब नहीं करते रहना, ठीक है ना। अच्छा सुनो आप लोग, अब बेटा मैं कर सकते हो। बताइए। तो पेपर पीछे से चालू कर सकते हो। हाँ, पेपर आपको जो 15 मिनट्स का टाइम देता है ना क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए, वो क्वेश्चन पेपर आप पढ़ लीजिए अच्छी तरह से, और उसमें जो क्वेश्चन आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आपको अच्छी तरह याद है, उनको वो क्वेश्चन नंबर लिख करके सबसे पहले उनको हल कीजिए, अच्छी हैंडराइटिंग में हल कीजिए, ताकि आपको पूरे नंबर मिले। और जब आप उनको अच्छी तरह हल करेंगे तो बाकी के जो क्वेश्चन हैं जो आपको कम आते हैं या आते हैं,
उनको कीजिए, ताकि आपका लिखने की गति भी आगे बढ़ जाएगी, सोचने की क्षमता भी बढ़ती रहेगी और आप ज़्यादा बेटर वे में कर पाएंगे। जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आता है या बहुत कम आता है उसको सबसे लास्ट में हल कीजिए, क्योंकि जितने अच्छे और सही क्वेश्चन आप पहले हल करेंगे तो उतनी मार्किंग आपकी अच्छी होती जाएगी और आगे भी उसका प्रभाव पड़ेगा। चलो बेटा सुनो। सर अब शाम की क्लास कितने बजे हाँ, लोगे? आप कितने बजे? 8 बजे लेना ठीक रहेगा क्या? 8 बजे 9 बजे जब आप बोले। से 9 बजे। ठीक है, तो आज शाम की कक्षा हम लोग 9 बजे में एग्री है ना सब लोग बेटा? चलो। Yes, sir. और आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन ग्रामर का या ये कोई भी, तो आप मुझे, मेरा नंबर सबको मालूम होगा 9993042324 में मैसेज बॉक्स में डाल रहा हूँ। आप मुझे इस पर अपना जो भी डाउट है वो ज़रूर मुझे भेज दीजिए, ताकि मैं आपको, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, फ़ोन नंबर भी है, इसी पे भेज देना, तो मैं आपके सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स के जवाब दूंगा। और अब मैं इवनिंग में जो कक्षा लूँगा उसमें आपके एक एक चैप्टर को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता जाऊंगा। आपको जो भी पूछना होगा फिर वो इंटरेक्शन लास्ट में कर लेना, ठीक है ना? मैं आपके टोटल 7 चैप्टर्स जो है, 3 कविताएं, 2 गद्य पाठ और आपके 2-3 जो चैप्टर है इसके कृतिका के, इन सबको मैं 1 बाय 1 बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, क्वेश्चन आंसर एवरीथिंग। उसके बाद जो समय लास्ट में रहेगा उसमें आप अपने डाउट्स पूछ लेना, और भी आप मुझे डाउट्स पहले भेज दोगे तो साथ में वो भी क्लियर करता जाऊंगा। लेकिन हम इंटरेक्शन लास्ट में करेंगे। अभी ये हमारा सेशन पूरा इंटरेक्टिव था, इसमें मैंने आप ही के प्रश्नों का जवाब ज़्यादा दिया है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच। आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं बेटा। हैव अ गुड डे। ओके, थैंक यू। आप लोग लेफ्ट कर Okay, सकते हैं।